हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को डिटेल में कवर करेंगे। बेसिकली इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी से पॉलिटिकल पावर बन गई थी, खासकर बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी के बाद। इसका फ़ायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को ही नहीं बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी हो रहा था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया और ईस्टर्न कंट्रीज़ में ट्रेड करने की मोनोपोली दी थी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी ब्रिटिश कंपनी इन जगहों पर ट्रेड नहीं कर सकती थी। ये मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री में तो मिली नहीं थी। इसके बदले ब्रिटिश कंपनी हर साल 4 लाख ब्रिटिश पाउंड गवर्नमेंट को दे रही थी। लेकिन 1768 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत एकदम ख़राब हो गई थी, बिल्कुल बैंकरप्सी की कगार पे आ गई और उसने पैसा देना बंद कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो पैसा आज नहीं तो कल फिर से आना शुरू हो ही जाएगा, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ाइनेंशियल कंडीशंस और ज़्यादा ख़राब हो गई और 1772 में तो पैसे देने की बजाय उल्टा ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही 1 लाख पाउंड का लोन मांग लिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी इतनी अच्छी कंपनी को डूबते हुए नहीं देख सकती थी, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस से रिवाइव किया जाए विद द हेल्प ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को रेगुलेट या फिर सुपरवाइज़ करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास किया। तो ये था एक बैकग्राउंड जिसकी वजह से रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया। इसके बाद हम ये भी समझेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के मेन फीचर्स क्या हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो गई। तो इसका पहला रीज़न है 1769 का बंगाल फेमाइन। फेमाइन का मतलब होता है भुखमरी। बेसिकली 1769 में बारिश कम हुई, फसल भी नहीं हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्सेस इतने ज़्यादा बढ़ा दिए कि लोगों को खाने तक के लिए कुछ मिल नहीं रहा था। खाने की इतनी ज़्यादा कमी हो गई कि बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन खाना ना मिलने की वजह से ख़त्म हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड पर भी इसका बुरा असर पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी की बैंकरप्सी के पीछे दूसरा कारण था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच में ये वॉर 3 साल चली, 1766 से लेकर 1769 तक। इस वॉर का कोई कंक्लूज़न नहीं निकला। ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन 3 साल तक चली इस वॉर में खर्चा बहुत हो गया। थर्ड रीज़न ईस्ट इंडिया कंपनी की बैंकरप्सी का था करप्शन। ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज़ करप्ट हो चुके थे। हालत ये हो गई थी कि कंपनी के ऑफिसर्स तो रिच हो गए, लेकिन कंपनी एकदम भिखारी। ईस्ट इंडिया कंपनी की बैंकरप्सी का अगर हम फोर्थ रीज़न देखें तो ये था लॉस इन टी ट्रेड। ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी कि इंडिया से टी ले जाकर अमेरिका में बेच देती थी, लेकिन अब अमेरिका में 85% टी जो है वो डच स्मगल करके लेकर आते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है टी लेकर आ रही थी, उसकी डिमांड एकदम ख़त्म हो गई थी, मतलब उसकी कोई डिमांड ही नहीं बची। ईस्ट इंडिया कंपनी के गोडाउन्स में जो चाय पत्ती थी वो पड़े पड़े सड़ रही थी, उसको कोई लेने वाला नहीं था। चलो अब बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के मेन फीचर्स के बारे में। तो जैसा कि हमें पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने 3 प्रेसिडेंसीज़ बनाई हुई थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और हर एक प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर था। ये तीनों प्रेसिडेंसीज़ एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली वर्क करती थी और रिपोर्ट करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, जो थे 24 इन नंबर्स। तो रेगुलेटिंग एक्ट ने इसमें कुछ बदलाव किए। यहाँ पर गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और बाकी दोनों प्रेसिडेंसीज़ के गवर्नर्स को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को रिपोर्ट करने के लिए कहा, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रिपोर्ट करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की काउंटिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया था, अब भी 24 के 24 ही थे। इसके अलावा
बंगाल में जो डुअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था उसको स्टॉप किया गया। अब यहाँ पे डुअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली हुआ क्या कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद मुग़ल एम्पर शाह आलम II ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स यानी टैक्स कलेक्शन की, रेवेन्यू कलेक्शन की जो पावर थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी, जबकि इन सब एरियाज़ की निज़ामियत यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यहाँ के नवाब की ही थी। यानी बंगाल में दो रूल चल रहे थे, एक निज़ामियत और दूसरा दीवानी। इसका सीधा नुकसान हो रहा था इन एरियाज़ में रहने वाले लोगों का, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्ट कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी और लोगों का ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नवाब की। भाई नवाब जब टैक्स ही नहीं ले रहा है तो वो लोगों का ध्यान कैसे रखेगा। तो अल्टीमेटली लोगों से टैक्स वसूला जा रहा था पर उनको कुछ सुविधा नहीं मिल रही थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस डुअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को स्टॉप कर दिया और बंगाल को अब डायरेक्ट ब्रिटिश के अंडर लाया गया और नवाब को बनाया गया पेंशनर। उनको बोल दिया गया कि अब तुम रिटायर हो जाओ। वैसे भी ये अब सिर्फ नाम के लिए ही नवाब थे। तो अब हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को पॉइंट वाइज कवर कर सकते हैं। पहला पॉइंट है ट्रेड मोनोपोली। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में ट्रेड मोनोपोली में कोई बदलाव नहीं किया गया। मोनोपोली अब भी कंटिन्यूड है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी दूसरी कंपनी को इंडिया या दूसरे ईस्टर्न कंट्रीज़ में ट्रेड करने की इजाज़त नहीं थी। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ कंपनी, कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल किसके हाथ में है। यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं किए गए। बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स का कंप्लीट कंट्रोल जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में ही था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी 24 ही थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया था। जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था और मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज़ के गवर्नर अब से गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करते थे। इसके अलावा गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी। इसी तरह से गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे के लिए भी उनके पास एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। नेक्स्ट है सेंट्रल लेजिस्लेचर, मतलब अब देखेंगे कि सेंट्रल लेवल पर लॉज कैसे बनाए जाते थे। यहाँ पर गवर्नर जनरल और उसकी 4 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल वोटिंग के बेस पर डिसाइड करती थी कि कोई लॉ पास किया जा सकता है कि नहीं। मतलब गवर्नर जनरल को कोई लॉ बनाना है तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कम से कम 2 मेंबर्स उसके सपोर्ट में होने चाहिए, अदरवाइज़ गवर्नर जनरल लॉ नहीं बना सकता। इसका मतलब गवर्नर जनरल बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लिमिटेड पावर्स ही हैं उसके पास। नेक्स्ट इज़ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो इसमें सेंट्रल लेजिस्लेचर का सेम फंडा बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी चलता था। मतलब गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल वोटिंग के बेस पर लॉज बनाती थी। फ़र्क बस इतना था कि ये लोग सिर्फ लोकल इश्यूज़ पर लॉज बनाते थे और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सेंट्रल इश्यूज़ पर। अब लास्ट पॉइंट है रेवेन्यू, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ कहाँ से पैसा कमा रही थी। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आने के बाद से तो ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कर ही रही थी। तो फर्स्ट सोर्स जो था वो कमर्शियल ट्रेड था। उसके अलावा टैक्स कलेक्ट कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटोरियल पोजीशन से। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की पोजीशन में जो भी टेरिटरीज़ थी वहाँ से भी टैक्स कलेक्ट कर रही थी और सॉल्ट टैक्स भी लगा रखा था। ये सॉल्ट टैक्स वही है जिसके खिलाफ गांधी जी ने डांडी मार्च की थी। बेसिकली सॉल्ट टैक्स इंडिया में बहुत पहले से लगाया जाता था, इनफैक्ट चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से। उस समय सॉल्ट टैक्स को कलेक्ट करने के लिए एक पोजीशन बनाई गई थी जिसको बोला जाता था लावण्याध्यक्षा। ये सॉल्ट टैक्स फिर मुग़ल ने भी लगाया और ब्रिटिशर्स ने भी इसको कंटिन्यू कर दिया।
इन सभी चीज़ों के साथ साथ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने करप्शन ख़त्म करने के लिए कंपनी ऑफिसर्स को किसी भी तरह के प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व होने से मना कर दिया और फोर्ट विलियम कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिशर्स। ये कोर्ट इंडियन नेटिव्स के लिए नहीं थे और इसकी पहली चीफ जस्टिस बनी एलिजा इम्फे। ये था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। आई होप यू ऑल विल एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ you enjoy this video, please hit on the like button, share and subscribe to my channel Creative Plans.